अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहांपना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमा कर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए। किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा,
तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। एक दिन दिल्ली का कोतवाल दो आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है। इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। अकबर को खाने का शौक था। उनके शाही रसोई घर में बहुत सारे रसोइये थे जो विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन बनाते थे। अकबर अपने दरबारियों को इन व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए महल के बगीचे में दावत देना चाहते थे। इस दावत का मुख्य केंद्र बिंदु थे उनके बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल। एक बार ऐसी ही दावत में बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे थे। भोजन के बाद सबको पिस्तों से भरी कटोरियां दी गई। बीरबल और अकबर दोनों पिस्ते खाकर उनके छिलके अपनी कुर्सी के नीचे डाल रहे थे। दोनों की कुर्सी के नीचे छिलकों का ढेर लग गया। अकबर ने ढेर देखा तो उनके दिमाग ने बीरबल को परेशान करने की एक योजना बनाई। अकबर ने चुपचाप अपने छिलके बीरबल की कुर्सी के नीचे सरका दिए। बीरबल ने यह नहीं देखा। तभी अचानक अकबर उठे और जोर से बोले, बीरबल, मुझे विश्वास नहीं होता तुम इतने पिस्ते कैसे खा सकते हो। तुम तो सच में भुक्खड़ हो। सभी दरबारियों ने यह सुनकर बीरबल की कुर्सी के नीचे लगे ढेर को देखा। लेकिन बीरबल शांत होकर बैठे रहे। वह जानते थे कि अकबर उनके साथ खेल रहे हैं।
लेकिन चालाक बीरबल दरबारियों के सामने अपने आप को मूर्ख नहीं बनने देना चाहते थे। तभी वे अकबर से बोले, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही हैं। मैं एक भुक्खड़ हूं। यह सच है कि मैंने इतने सारे पिस्ते खाए हैं। लेकिन जहां पनाह, आपने मुझे हैरान कर दिया। आप पिस्ते के साथ उनके छिलके भी कैसे खा सकते हैं? बीरबल ने दरबारियों को अकबर की कुर्सी के नीचे देखने को कहा। उन्होंने देखा न तो उनकी कुर्सी के नीचे कोई छिलका था और न ही कटोरे में। दरबारी जोर से हंसने लगे। अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल का मूर्ख बनाते बनाते वे स्वयं ही मूर्ख बन गए। शिक्षा क्षणिक उत्तर किसी भी अप्रिय स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका हो सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम किसी जश्न में किसी का मजाक बनाकर अपनी चतुराई दिखाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति का चयन नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह आप पर ही भारी पड़ सकता है और आपके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो सकते हैं। एक बार एक ब्राह्मण सेवाराम बीरबल के पास आया। वह बोला, उसके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सब लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे पास धन नहीं है, नहीं मुझे जरूरत है, मैं तो एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारें। यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बीरबल बोले, बहुत आसान है। यदि ब्राह्मण उसकी सलाह को माने तो यह हो सकता है। बीरबल ने सलाह दी, जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए, वह उस पर चिल्लाए। उसी गली में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें ब्राह्मण ने की बार डांटा था, इसलिए वो सब इस बात का बदला लेना चाहते थे। बीरबल ने उन बच्चों को बताया कि ब्राह्मण को अगर पंडित जी कहकर बुलाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है। तो बच्चे उन्हें पंडित जी कहकर चिढ़ाने लगे और बीरबल के कहे अनुसार ब्राह्मण उनका जवाब चिल्लाकर देने लगा। बच्चों ने यह बात आसपास फैला दी और सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाने लगा। तो खेल तो खत्म हो गया, लेकिन नाम रह गया। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल, जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर हूँ। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, न ही किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपना। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना।
तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनाह, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक ग्वाल जंगल में गाय चराकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक ठग ने ग्वाले को गाय लेते हुए देखा। उसने ग्वाल को डरा धमकाकर उससे उसकी गाय छीन ली। ग्वाल अपनी फरियाद लेकर बीरबल के पास पहुंचा। उसने बीरबल से सारी बात कह सुनाई। दूसरे दिन बीरबल ने ग्वाल को दरबार में बुलाया। उन्होंने उस ठग को भी गाय के साथ बुला लिया। बीरबल ने दोनों से पूछा, सच सच बताओ कि यह गाय किसकी है? दोनों ने एक साथ कहा, हुजूर, यह गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी पता होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ। इसके बाद मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। दोनों ने बीरबल के कान में गे का नाम बताया। बीरबल ने सबसे पहले ठग से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उस नाम से पुकारकर गाय को अपने पास बुलाओ। ठग ने गाय का नाम लेकर पुकारा। गाय अपनी जगह खड़ी रही। अब ग्वाल की बारी आई। उसे प्यार से गाय को पुकारा, कपिला इधर आओ। अपना नाम सुनकर गाय ग्वाले के पास दौड़कर आ गई। ग्वाले ने प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और उसे पुचकारने लगा। बीरबल ने ठग से कहा, ये गाय ग्वाले की है। टोनर डरा धमकाकर इसकी गाय छीन ली थी। तू झूठ बोलता है। बीरबल की बात सुनकर ठग घबरा गया और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मरने की सजा सुनाई और गाय ग्वाले को सौंप दी। बीरबल के न्याय से ग्वाला प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गया। जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने बचाकर रखी थी, उसके साथ राजकीय अंगूठी ली तथा अपनी मां से विदा लेकर बादशाह की राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। राजधानी में पहुंचकर महेश दास आश्चर्यचकित रह गए। बाजारों की चकाचौंध व रौनक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाजारों में बिकते रंग बिरंगे वस्त्र, गहने, उनसे बनी टोपियां देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़े बड़े ऊंट, पानी बेचने वालों की आवाजें, जादूगरों द्वारा जुटाई गई भीड़, मंदिरों से आती आवाजें सब उसे आकर्षित कर रही थी। लेकिन महेश अपनी यात्रा के मकसद को बिना भूले महल की तरफ चल दिया। महल के द्वार पर की गई सुंदर नक्काशी को देखकर महेश को लगा कि यह बादशाह के महल का प्रवेश द्वार है, लेकिन वह तो शाही दरबार का बाहरी छोर था। महेश जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बादशाह सलामत से मिलने आया हूं। महेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। द्वारपाल ने कहा, मूर्ख, तुम क्या सोचते हो कि बादशाह अकबर को केवल यही कार्य रह गया है कि वो हर किसी के साथ मुलाकात करते रहें? उसने महेश को वहां से लौट जाने के लिए कहा।
लेकिन जैसे ही महेश ने अकबर की दी हुई शाही अंगूठी निकाली, सैनिक चुप हो गया और दूसरे सैनिक ने राजसी मोहर को पहचान लिया। यह देखकर उसने महेश को अंदर जाने की आज्ञा दी, पर वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तब महेश से कहा कि तुम एक शर्त पर अंदर जा सकते हो। तुम्हें बादशाह से जो भी मिलेगा तुम मुझे उसका आधा दोगे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और वह वहां से चला गया। महेश उस सैनिक को सबक सीखना चाहता था ताकि वह फिर भ्रष्ट कार्य न करे। महेश राजकीय बगीचों से होता हुआ, जहां ठंडे पानी के फव्वारे थे, पूरी हवा में गुलाब की महक थी, ठंडी हवा बह रही थी, एक आलीशान भवन तक पहुंचा जहां पर सभी दरबारी महंगे वस्त्र पहने हुए थे। उन सबको देखकर महेश दंग रह गया। अंत में उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो एक ऊंचे आसन पर बैठा था, जो कि सोने से बना हुआ था और उस पर हीरे मोती जड़े थे। उसे देखकर महेश को समझते देर नहीं लगी कि यही अकबर हैं। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बोला, हे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ। और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक बार बादशाह अकबर किसी बात पर अपनी बेगम से नाराज हो गए। उन्होंने बेगम से कहा, तुम अपने पीहर चली जाओ, फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेगम घबरा गई। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर बीरबल ने उन्हें एक राय दी और खामोशी से दरबार में पहुंच गए। तत्पश्चात बेगम बादशाह से मिलने महल में गई। बादशाह ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। बेगम ने कहा, जहां पनाह, आपको छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आपका हुक्म है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे तो अपना बाकी जीवन आपकी सेवा में ही बिताना था, परंतु अब क्या हो सकता है।
अकबर ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, झूठी खुशामद मत करो, जो कुछ कहना है झटपट कहकर चली जाओ। बेगम ने कहा, देखिए अब तो मैं हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि आज रात को आप मेरे महल में भोजन के लिए पधारें और मेरी एक सबसे प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपकी यादस्वरूप उस चीज को देखते हुए मैं अपना बाकी जीवन बिता लूंगी। बादशाह ने महल में आने और जाते समय अपनी सबसे प्यारी चीज ले जाने की इजाजत दे दी। रात को अकबर बेगम के महल में पहुंचे तो बेगम ने उन्हें मनपसंद भोजन करवाया और अंत एक पान खिलाया। पान में बेहोशी की दवा थी, इसलिए बादशाह अकबर पलंग पर लेटते ही बेहोश होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें आसपास सब कुछ नया सा लगा। बेगम पलंग के पास बैठी हैं। बादशाह अकबर कुछ कहते, इससे पहले ही बेगम बोली, माफ करें जहांपना, मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले आने की स्वीकृति आपने ही दी थी। मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज आप हैं, इसलिए मैं आपको लेकर अपने पीहर आ गई हूं। बेगम की यह बात सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई। उनका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो गया और बेगम को साथ लेकर अपने राजमहल लौट आए। शिक्षा प्यार घृणा को जीत सकता है। अवांछनीय कार्यों के प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार अच्छा परिणाम दे सकता है। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह, शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुंगरत महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, एक ऐसे मनुष्य को लाओ जो पीर, बाबरची, भिश्ती और खर हो। बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल ऐसे चारों गुणों से युक्त व्यक्ति की खोज करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण की याद आई। वह ब्राह्मण कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका चलाता था। बीरबल उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे अपने साथ चलने को कहा। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने उस ब्राह्मण को बादशाह अकबर के सामने खड़ा कर दिया और बोले, जहांपनाह, इस ब्राह्मण में आपके बताए चारों गुण मौजूद हैं। बादशाह ने पूछा, विस्तार पूर्वक समझाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ब्राह्मण जगतगुरु होते हैं, इस नाते यह पीर है। ब्राह्मण के हाथ का भोजन सब लोग बिना किसी भेदभाव के करते हैं, इसलिए यह बाबरची भी है। ब्राह्मण के हाथ का पानी पीने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, इस कारण यह भिश्ती भी है। और इस मनुष्य का पेशा बोझा ढोना है, इसलिए यह खर यानी गधे का भी काम करता है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए।
उन्होंने उस ब्राह्मण को पुरस्कार देकर विदा किया। एक बार अकबर अपने एक दरबारी से इतना क्रोधित हो गए कि उसे दरबार से निकालते हुए बोले, तुम मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। वह व्यक्ति बीरबल के पास मदद के लिए गया। उस दरबारी के घर पर परेशानी थी, उसकी पत्नी और मां दोनों बीमार थे। बीरबल ने उसकी मदद करने की सोची। कुछ दिन बाद अकबर बहुत परेशान थे और कोई भी उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने एक मुखौटा पहना था। जो भी उसे देखता अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। जब अकबर आए और देखा कि पूरा दरबार उस खामोशी से बाहर आ चुका तो वह और दुखी हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ क्या हो रहा है। मुखौटा पहने वह व्यक्ति अकबर के सामने आया तो अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। अकबर उस व्यक्ति से बोले, अपना मुखौटा हटाओ और हम तुम्हें इनाम देंगे। मुखौटे वाला व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं इसे नहीं उतार सकता। मैं वही दरबारी हूं जिसे आपने अपना चेहरा कभी न दिखाने की आज्ञा दी थी, इसलिए मैं यह मुखौटा पहनकर आया हूं। अकबर को तुरंत समझ आ गया कि यह तरीका बीरबल का बताया हुआ है और उन्होंने दरबारी पर लगाई रोक हटा दी। इस कहानी से शिक्षा, जहां पर कोई चीज काम नहीं आती वहां कई बार मजाक काम कर जाता है और जब मालिक अपने सेवकों से निरर्थक बातें करता है तो सेवक अपनी नौकरी, अपनी जान बचाने के लिए हंसी की बातों का सहारा लेते हैं। इसलिए जब कुछ काम न करे तो थोड़ा बहुत मजाक का सहारा लेना चाहिए।